Hello students, welcome to this session of Harghar Pathshala. The topics for today's lecture are data dictionary and constants. ये जो टॉपिक है ये आपकी भी कंप्यूटर साइंस की जो +2 क्लास की बुक है इसमें यूनिट नंबर 5 है RDBMS कॉन्सेप्ट एंड माई सिक्वल वहाँ से लिए गए हैं। इस टॉपिक में जो फर्दर सब टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले व्हाट इज डाटा डिक्शनरी, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ RDBMS, देन व्हाट इज कांस्टेंट एंड टाइप ऑफ कांस्टेंट में है डोमेन लेवल कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाटा डिक्शनरी। Now, data dictionary can be defined as RDBMS components which store the definition of characteristic of data and relationship. Data dictionary को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? DBMS का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि डाटा और रिलेशनशिप के बारे में जो आपके करेक्टरिस्टिक है उसकी डेफिनेशन को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब जो भी डाटा आपके DBMS में स्टोर है और जो भी रिलेशनशिप है उसकी उन सब की करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन को जो है स्टोर करके रख रही है डाटा डिक्शनरी। दिस डाटा अबाउट डाटा आर लेबल्ड एज मेटा डाटा। तो ये जो आपका डाटा अबाउट डाटा है, जो डाटा हमने DBMS में स्टोर किया है उसके बारे में जो डाटा है स्टोर किया, जो उसके बारे में जो डाटा है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटा डाटा। सो डाटा डिक्शनरी को हम मेटा डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाटा डिक्शनरी प्रोवाइड द DBMS विद इट्स सेल्फ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब डाटा डिक्शनरी जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करवा रही है, या DBMS को क्या प्रोवाइड करवा रही है? एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो आपके DBMS में डाटा है, ठीक है, वो खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है। ये प्रॉपर्टी जो आपको कौन देगी है? डाटा डिक्शनरी। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। डाटा के बारे में एक सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन है ये इंफॉर्मेशन की। इट स्टोर मीनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ अदर डाटा फॉर्मेट फॉर यूजर्स। अब इसमें क्या स्टोर हो रहा है? जो भी आपका अदर डाटा फॉर्मेट्स हैं उनकी मीनिंग्स और उनकी रिलेशनशिप आपस में जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर हो रही हैं। सो इट इज कॉल्ड मेटा डाटा। सॉरी, यहाँ पर जो है डाटा टाइप करना मैं भूल गई हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डाटा। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक डाटाबेस और हु इज अलाउड टू एक्सेस इट, वेयर द डाटाबेस फिजिकली स्टोर्ड एक्सेट्रा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर रही है कि एक तो आपका डाटाबेस के बारे में एक तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, दूसरा आपका कौन सा व्यक्ति जो या कौन सा यूजर जो है वो डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वेयर द डाटाबेस फिजिकली स्टोर, मतलब कहाँ आपका डाटा फिजिकली स्टोर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? डाटा डिक्शनरी में। इट इज ओनली हैंडल बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और ये जो है आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं इसको। मतलब जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो जनरल यूज करते हैं डाटाबेस को, वो इस डाटा डिक्शनरी को यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश डिक्शनरी तो देखी होगी। अब इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है? इंग्लिश डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को जब आप सर्च करते हैं तो वहां पर उस वर्ड के बारे में उस मीनिंग आपको पता लगता है। ठीक है, उस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स आपको पता लगते हैं, देन ऑपोजिट वर्ड्स भी आते हैं, देन आपका आता है कि डेफिनेशन क्या है उस वर्ड की। तो ये सारी चीजें एक ही इसमें डिक्शनरी में आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में मिल जाएंगी। तो डाटा डिक्शनरी क्या हुई? डाटा डिक्शनरी में मीनिंग ऑफ डाटा जो है आपको वो प्रोवाइड करवाती है डाटा डिक्शनरी। ओके, और इसमें हमें पता लगता है कि कौन किस प्रकार का डाटाबेस है हमारा, किस प्रकार का हमारा डाटा है, कहाँ ये स्टोर है, कौन कौन व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? डाटा डिक्शनरी में। ओके, नाउ व्हाट डाटा डिक्शनरी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ। डाटा डिक्शनरी में एक्चुअली क्या होता है? पहला है नेम ऑफ द टेबल इन द डाटाबेस। डाटाबेस जो है, जो भी टेबल है डाटाबेस में उन सब का नाम जो है आपकी डाटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट ऑफ टेबल, दैट इज कीज, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। जो भी कांस्टेंट है आपके टेबल में, अब कांस्टेंट क्या होते हैं ये फर्दर हम इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जो भी कांस्टेंट्स हैं लाइक कीज है, रिलेशनशिप है, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, कॉलम ऑफ द टेबल दैट रिलेट टू ईच अदर। वो कॉलम जो आपस में एक दूसरे को बिलोंग करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां प्रोवाइड होगी। देन ऑनर ऑफ द टेबल, ऑनर कौन है टेबल का, उसकी इंफॉर्मेशन। देन लास्ट एसेस्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लास्ट आपने कौन सी इंफॉर्मेशन एसेस की थी उसकी इंफॉर्मेशन।
एंड लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लास्ट जो आपने कौन सी इंफॉर्मेशन अपडेट की थी अपने टेबल में, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको डाटा डिक्शनरी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी, दैट इज इन योर डाटा डिक्शनरी। Let's have an example of data dictionary. Here you can see I created a table named student personal detail, ठीक है। उसमें जो है आपकी fields हैं student ID, student name, student address and student city, ठीक है। तो student personal detail नाम की इस जो आपका टेबल है, इसमें ये fields हमने यहाँ पर mention कर दी हैं, 4 fields। Now following is the data dictionary of our fields। अब जो ऊपर हमने field mention की उसके बारे में एक data dictionary यहाँ पर create की है। सबसे पहले था हमारे पास student की ID। तो student ID में हमने जो है mention कर दिया data type हमें number चाहिए, ठीक है। data size हमने कर दिया 5, constant हमने कर दिया इसको primary की and description student की ID, ठीक है। तो अब जो भी इस डाटा डिक्शनरी को चेक करेगा, ठीक है, जो भी आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको चेक करेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये जो स्टूडेंट आईडी है इस टेबल में, इसमें आपका जो है डाटा टाइप नंबर ही चाहिए, ठीक है। फील्ड लेंथ इसकी जो है 5 रहेगी और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की एज यू नो एक ऐसी फील्ड आपके टेबल में जो की यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। और ये मेन की फील्ड होती है आपकी इसकी टेबल की। और डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया कि स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में हमें मेंशन कर दिया डाटा टाइप varchar और फील्ड लेंथ हमने कर दी मेंशन 20, ठीक है। कांस्टेंट हमने कर दिया नॉट नल एंड डिस्क्रिप्शन में नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके। लाइक स्टूडेंट एड्रेस हो गया, उसमें भी varchar, फील्ड लेंथ 30, कांस्टेंट नॉट नल एंड डिस्क्रिप्शन में एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट एंड लास्ट इज द स्टूडेंट सिटी। डाटा टाइप फिर varchar, फील्ड लेंथ 20, कांस्टेंट नॉट नल एंड डिस्क्रिप्शन में सिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये 4 जो है आपकी फील्ड्स थी वहां पर, और उन फील्ड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इस डाटा डिक्शनरी में आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। मतलब अब जो भी इस टेबल को चेक करेगा उसे पता लग जाएगा स्टूडेंट नेम जो है varchar होना, उसका डाटा टाइप varchar है, ठीक है। फील्ड लेंथ 20 ही चलेगी और नॉट नल हमने कांस्टेंट लगा दिया, मतलब वो उसको खाली नहीं रख सकते, और ये इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट जाएगा। एक और एग्जांपल है आपके पास डाटा डिक्शनरी का। इसमें 2 टेबल्स हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एक तो डाटा है, एक डाटा डिक्शनरी है। मतलब जो भी डाटा यहाँ पर हमने लिया है उसके बारे में डाटा डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी में हमने एम्प्लॉय की आईडी ले ली है। देन फर्स्ट नेम आ गया आपका एम्प्लॉय का, लास्ट नेम, देन नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हमने बोल दिया कि हमें जो है इंटीजर वैल्यू चाहिए उसमें, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी हमें सिर्फ नंबर्स में ही चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि ये प्राइमरी की ऑफ द टेबल है, ठीक है। अब जो भी आपके टेबल को चेक करेगा या इस डाटा डिक्शनरी को चेक करेगा उसे पता लग जाएगा कि प्राइमरी की कौन सी है, आपकी एम्प्लॉय आईडी है, और उसका जो डाटा टाइप है वो आपका इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट नेम आ गया जिसमें हमने varchar ले लिया, 50 साइज कर दिया, और फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। लास्ट नेम में अगेन varchar, एम्प्लॉय का लास्ट नेम कर दिया। देन आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें हमें नंबर और जो आपके कैरेक्टर्स हैं दोनों चाहिए, तो हमने भी फिर इसको varchar कर दिया, और जो है साइज हमने 15 कर दिया। तो 15 जो इसकी फील्ड लेंथ रहेगी, ओके। द डिपार्टमेंट आएगी, तो डिपार्टमेंट आईडी अगेन हमने इंटीजर में मेंशन कर दी, और ये क्या है, डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा आपके पास जो है इस टेबल की डाटा डिक्शनरी है, ठीक है। तो जो भी फील्ड्स हमने इस टेबल में ली है उस पूरी की इंफॉर्मेशन आपको इस डाटा डिक्शनरी में प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ RDBMS, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम स्टडी करेंगे एडवांटेज में सबसे पहला है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर। नाउ डाटा स्ट्रक्चर में द टेबल फॉर्मेट इज सिंपल एंड इजी फॉर डाटाबेस यूजर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। टेबल फॉर्मेट जो है डाटा स्ट्रक्चर का RDBMS में वो बहुत ही सिंपल है और इजी यूज करने के लिए, और उसको कोई भी डाटाबेस यूजर जो है आसानी से समझ सकता है और यूज कर सकता है। Here data access using a natural structure and organization of data। अब यहाँ पर डाटा एक्सेस करने का जो तरीका है वो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। मतलब डाटा एक बिल्कुल वेल फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है और नेचुरल स्ट्रक्चर के थ्रू जो आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं।
Database queries can search any column for matching entries. आप database queries के थ्रू जो है मैचिंग एंट्री के साथ कोई भी कॉलम सर्च कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मल्टी यूजर एक्सेस। RDBMS allow multiple database user to access the database simultaneously। अब RDBMS में जो है एक से ज्यादा व्यक्ति जो है simultaneously database से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइम में एक से ज्यादा व्यक्ति जो है database से जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकता है। बिल्ट इन लॉकिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी अलाउ यूजर टू एक्सेस डाटा। अब यहाँ पर जो है बिल्ट इन लॉकिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी रहती है RDBMS में, और उसकी वजह से जो है इजीली यूजर जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। Next, data security. In RDBMS, the data access is privileged, which means that the database administrator has the authority of giving access of data to some particular user, which make the data secure. अब RDBMS में जो है data access privileged होता है, मतलब जो आपका database administrator है वो जितने भी users हैं database के उनको प्रिविलेज देता है कि कौन किस प्रकार के डाटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब कुछ लोगों को, कुछ यूजर्स को जो है वो ये प्रिविलेज दी जाएगी कि आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, कुछ लोगों को जो है ये प्रिविलेज दी जाएगी कि आप डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ जो यूजर्स हैं उनको ये प्रिविलेज दी जाएगी कि ना तो आप ऐड कर सकते हैं ना तो आप एडिट कर सकते हैं, आप खाली उसको देख सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है डाटा सिक्योरिटी जो है RDBMS में वो अच्छी है। नेक्स्ट, prevents data redundancy. Now what is data redundancy? Data redundancy is duplication of data. In RDBMS, the tables with the specific data have relation among them. So the required data is taken from the previous table, which prevents the data redundancy. अब जो RDBMS में है उसमें जो टेबल का डाटा है, ठीक है, टेबल में जो भी डाटा है या जो भी फील्ड्स हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है, मतलब आपस में उनका रिलेशंस होता है। उस वजह से जो है कई बार हम दूसरे टेबल से भी डाटा को उठा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लास एक, जैसे कोई +2 क्लास का डाटा मैंने क्रिएट किया है, तो +2 क्लास के डाटा में मैंने मान लीजिए सिर्फ एडमिशन के लिए मैंने डाटा लिया है। ठीक है, एडमिशन के लिए मैं डाटा जो है वहाँ पे डाटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, तो वहाँ क्या क्या नाम आए, आप क्या क्या चीजें आएंगी, कौन सी फील्ड्स आएंगी। सबसे पहले आपका आ गया स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, देन स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस एंड सो ऑन, कौन से सब्जेक्ट्स उसने लिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़े दिनों बाद में जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई डाटाबेस क्रिएट कर रही हूँ +2 क्लास से बच्चों का। ठीक है, तो हम पहले वाले टेबल से है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के रोल नंबर, स्टूडेंट के फादर नेम और फोन नंबर जो है उस डाटा को जो है उस नए टेबल में, स्कॉलरशिप वाले टेबल में हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, डाटा की डुप्लीकेसी जो है वहां पर खत्म हो जाएगी, वहां डुप्लीकेसी के चांसेस ही नहीं रहते। ओके, एंड नेक्स्ट है इजी टू यूज। दिस टाइप ऑफ डाटाबेस यूज टेबल विच इज बेटर एंड इजी टू क्रिएट एंड यूज। अब यहाँ पर जो है RDBMS जैसे डाटाबेसेस में जो है टेबल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से यूजर उनको इजीली क्रिएट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस, डिसएडवांटेज ऑफ RDBMS। RDBMS का पहला डिसएडवांटेज है स्लो। As compared to other databases, this database has a slow extraction of result, thus making it a slower database. As compared to other databases, दूसरे database की अपेक्षा RDBMS जो है उसमें results की जो extraction है, जो आप डाटा एक्सेस करते हैं वो बहुत ही स्लोली होता है, इस वजह से ये एक स्लोअर डाटाबेस माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी स्पेस। The database uses tables having row and columns which consume a lot of physical memory, which become a disadvantage of databases. RDBMS database जो है वो टेबल्स और टेबुलर फॉर्मेट में डाटा को जो है वो स्टोर करता है। तो टेबुलर फॉर्मेट में आपके रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ये रोज और कॉलम्स जो है वो फिजिकल मेमोरी बहुत कंज्यूम करते हैं, इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज मानी जाती है RDBMS की। Next, cost. It is very expensive to setting up and maintaining the database system. In order to set up a relational database, you generally need to purchase special software. तो ये बहुत ही एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो है
वो बहुत खर्चा आता है। इन ऑर्डर टू सेट अप रिलेशनल डाटाबेस यू जनरली नीड टू परचेज स्पेशल सॉफ्टवेयर। अब एक रिलेशनल डाटाबेस को जो है आपने अगर सेटअप करना है तो आपको जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और स्पेशल सॉफ्टवेयर कौन से आपके बहुत कॉस्टली आते हैं, इस वजह से जो है ये एक्सपेंसिव हो जाता है सारा हमारा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मीन्स एक्सपेंसिव हार्डवेयर। अब जब भी आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ही खरीदेंगे, ठीक है। इस डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ेगी तो आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकवर इफ डाटा इज लॉस्ट। गलती से अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है तो उसको रिकवर करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। So these are some advantages and disadvantages of RDBMS. Next हमारा टॉपिक है constant. What are constant? Constant are the rules enforced on the data column of a table. Constant वो रूल है जो टेबल के कॉलम के डाटा पर जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब टेबल्स में जितने भी कॉलम है उनके डाटा पर लगने वाले रूल्स को, किस प्रकार का डाटा जो है वहां एंटर कर सकता है यूजर, उन रूल्स को जो है हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। These are used to limit the type of data that can go into the table. अब कांस्टेंट लगाने का क्या फायदा है कि जो भी डाटा हम उन कॉलम्स में एंटर कर रहे हैं उसको वो लिमिट करता है, ठीक है। लिमिटेड डाटा जो है हम वहां पर एंटर कर सकते हैं। दिस कैन कांस्टेंट अ सिंगल कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं वो सिंगल कॉलम पर भी कर सकते हैं और पूरे ग्रुप ऑफ कॉलम पर भी कर सकते हैं। मतलब एक कॉलम पर भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं और ग्रुप ऑफ कॉलम पर भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं। दिस इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, ठीक है। अब इस कांस्टेंट का क्या हमारे पास फायदा है कि जो भी आप डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल रिलायबल डाटा जो है वो आपके डाटाबेस में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट। मतलब आपने जो है, मान लीजिए आपने प्राइमरी की कांस्टेंट यूज किया है। प्राइमरी की मैंने आपको बताया कि यूनिकली आइडेंटिफाई की है जिसका डाटा जो है रिपीट नहीं होता है। मतलब एक मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी क्लास में एक बच्चे की एक ही होगी। मान लो 2 स्टूडेंट आईडी किसी को अलॉट हो गई है तो 2 दूसरी बार नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आप 2 दूसरी बार डालेंगे तो ये आपको एरर देगा कि नहीं, ये जो हमारे पास डाटा पहले से ही मौजूद है। तो इससे एक्यूरेसी बढ़ती है और रिलायबिलिटी बढ़ती है डाटाबेस की। When you create a table, you can place constant on the value that can be entered into fields. जब भी आप create करते हैं टेबल को तो वहां पर आप constant जो है यूज कर सकते हैं। जो भी आपने फील्ड्स वहां पर या जो भी वैल्यू आप फील्ड्स की थ्रू वहां पर एंटर करवा रहे हैं उस पर आप कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट सिंपली जो है आपके पास एक वैल्यू है यूजिंग वाइल क्रिएटिंग टेबल, ठीक है। जब भी आप टेबल को जो क्रिएट करेंगे तो एक जो कंडीशन आप जो है उस टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड पर या पर्टिकुलर कॉलम पर लगा देंगे और उसी कंडीशन के आधार पर जो है आपका डाटा जो है उस कॉलम में एंटर होगा। ओके, नाउ यूजर हैव टू फॉलो दिस कांस्टेंट और कंडीशन व्हाइल रिट्राइविंग एनी डाटा। अब जो भी आपका यूजर होगा उसको डाटा रिट्राइव करने के लिए उन वैल्यूज को या उन कंडीशंस को जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जो आपके डाटा तभी जो है वो आपके डाटा को रिट्राइव कर सकेगा। There are basic 2 types of constant, that is column level and table level। 2 टाइप के आपके पास constant है, कॉलम लेवल कांस्टेंट है एंड टेबल लेवल कांस्टेंट, ठीक है। द कॉलम लेवल कांस्टेंट आर अप्लाइड ओनली टू 1 कॉलम। कॉलम लेवल कांस्टेंट जो है सिर्फ एक कॉलम पे ही लगता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल कॉलम पे उनको नहीं लगा सकते। कॉलम लेवल कांस्टेंट को आप एक कॉलम पे ही लगा सकते हैं। Whereas the table level constant are applied to whole table। अब टेबल लेवल कांस्टेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ टेबल पे भी लगाया जा सकता है। तो टेबल लेवल कांस्टेंट को आप पूरे टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Constant are declared at the time of creating table with create table command, or you can use the alter table statement to create constant even after table is created। कांस्टेंट जो है आप जब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने तब नहीं किए हैं तो आप अल्टर टेबल कमांड के साथ जो है वहां पर कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद भी जो है आप अल्टर टेबल कमांड के साथ टेबल उस कांस्टेंट को वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, Following are some of the most commonly used constant available in SQL। अब SQL में जो है
जो मोस्टली यूज होने वाले कांस्टेंट हैं वो आपके पास इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नॉट नल कांस्टेंट। नॉट नल कांस्टेंट इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नॉट नल वैल्यू। ठीक है, अब नॉट नल कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि जिस भी कॉलम पर इसको लगाया गया है वहां पर वो खाली नहीं रहेगा, नॉट नल वैल्यू रहेगी। ठीक है, नल वैल्यू नहीं होगी वहां पे आपको कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट कांस्टेंट। प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। अब डिफॉल्ट कांस्टेंट के मतलब आपने किसी फील्ड में जो है या किसी कॉलम में डाटा एंटर नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है अप्लाई कर देगा। ओके, नेक्स्ट यूनिक कांस्टेंट इंश्योर दैट ऑल वैल्यू एंड कॉलम आर डिफरेंट, ऑल वैल्यू इन द कॉलम आर डिफरेंट। अब यूनिक कांस्टेंट जो है आपका क्या आइडेंटिफाई करता है कि कॉलम में सारी की सारी वैल्यू जो है डिफरेंट हो, एक जैसी ना हो। ओके, देन प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो रिकॉर्ड इन डाटाबेस टेबल। प्राइमरी की जो है आपकी हर एक रो या हर एक रिपोर्ट जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, मतलब एक यूनिक वैल्यू होती है जो रिपीट नहीं होती है किसी भी टेबल में या किसी भी डाटाबेस में। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन की। इट एस्टैब्लिश अ फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम एंड कॉलम ऑफ द रेफरेंस टेबल। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक इंपोर्ट कॉलम होता है जो कि आपका किसी दूसरे टेबल से इंपोर्ट किया होता है और दूसरे टेबल में वही जो आपका कॉलम है वो प्राइमरी की होता है। ठीक है, मतलब आपने मान लो टेबल 1 है और टेबल 2 है। ठीक है, टेबल 2 की जो प्राइमरी की है उसको जब आप इंपोर्ट करके टेबल 1 में डाल देंगे तो वो वहां पर फॉरेन की कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर टेबल 1 जो है आपका पेरेंट टेबल होगा और जो टेबल 2 है वो आपका चाइल्ड टेबल होगा। ठीक है, तो इट इस्टेब्लिश अ फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम एंड कॉलम ऑफ द रेफरेंस टेबल। तो जो कॉलम है आपका और रेफरेंस टेबल का कॉलम है और जो आपका टेबल 2 का जो कॉलम है उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप को जो है ये इस्टेब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशन। चेक कांस्टेंट्स क्या इंश्योर करता है कि जितने भी कॉलम्स में वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो वैल्यूज, तभी जो है वहां पर वो डाटा को रिट्राइव कर सकेंगे। नेक्स्ट है इंडेक्स, यूज टू क्रिएट एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वेरी क्विकली। अब इंडेक्स कांस्टेंट की हेल्प से जो है आप जो है डाटा को क्रिएट भी कर सकते हैं और डाटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं और बहुत क्विकली कर सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ कांस्टेंट्स में जो है आपके पास दो टाइप के कांस्टेंट्स हैं बेसिकली, डोमेन लेवल कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डोमेन लेवल कांस्टेंट। डोमेन क्या होती है आपकी? डोमेन होती है आपकी वैल्यू। ठीक है, डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, दैट इज एवरी एट्रीब्यूट इज बाउंडेड टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू। डोमेन कांस्टेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। किसी भी एट्रीब्यूट के लिए वैलिड सेट ऑफ वैल्यू की जो एक डेफिनेशन है वो डोमेन कांस्टेंट के अंतर्गत आती है। मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है आप एक वैलिड सेट ऑफ वैल्यू ही डाल सकते हैं। ठीक है, एवरी एट्रीब्यूट इज बाउंडेड टू हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है वो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू के साथ बाउंड होगी। ठीक है, the data type of domain includes string, character, integer, time, data, currency, etc. The value of attribute must be available in the corresponding domain. अब data type जो है domain level constant में उसमें string data type आ जाता है, character आ जाता है, integer आ जाता है, time आ जाता है, data आ जाता है, currency, etc. ठीक है, अब let's have an example। जैसे हमने मान लिया एक टेबल हमने क्रिएट किया है। चलिए पीछे हम चेक करते हैं कि हमने कुछ टेबल क्रिएट किए थे यहाँ पर डाटा डिक्शनरी के टाइम पे, तो वहीं से हम चेक करते हैं इसको। नाउ यू कैन चेक हियर एम्प्लॉय आईडी इज अ फील्ड। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में हमने मेंशन किया था कि हमें जो है डाटा टाइप इंटीजर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जब भी यूजर एंटर करेगा तो वो इंटीजर वैल्यू ही करेगा। अगर वो कैरेक्टर्स में करनी चाहिए या कैरेक्टर प्लस इंटीजर में करना चाहिए तो ना तो वो वैल्यू एंटर होगी
क्यों? क्योंकि हमने जो है वहां पर यहाँ पर मेंशन किया कि हमें इंटीजर ही चाहिए। तो करेक्टर्स में या करेक्टर प्लस इंटीजर में जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं होगी, एक वैलिड वैल्यू ही यहाँ पर एंटर होगी, और वो वैलिड वैल्यू कौन सी होगी? आपकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। मतलब 0 to 9 के कॉम्बिनेशन में जो है आप जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोन नंबर है आपका, फोन नंबर मान लीजिए आप डाल रहे हैं, तो फोन नंबर आपका 10 नंबर्स 10 डिजिट का ही होता है, तो 10 से ज्यादा जो है वहां पर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें ये साइज में मेंशन करना पड़ेगा कि फोन नंबर जो है इतने कैरेक्टर का हमें चाहिए, तो इतने या इतने डिजिट का चाहिए, तो वहां पर जो है आप ना तो आप कम एंटर कर सकते हैं ना ज्यादा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किसमें आती है? डोमेन लेवल कॉन्स्टेंट्स में, ओके। यहाँ पर एक टेबल है, एग्जाम्पल के लिए आप चेक कीजिए, आईडी, नेम, सेमेस्टर, एज, ठीक है। तो आईडी में हमने जो है देखिए आईडीज डाल दी है, नेम, सेमेस्टर एंड एज। नाउ यू कैन सी कि एज यहाँ पर जो है एक कॉलम में हमने जो है एक फील्ड में हमने डाली है ए, ठीक है। तो ए तो किसी की एज नहीं होती है, एज तो नंबर में ही डिफाइन होती है, नॉट अलाउड बिकॉज एज इज इंटीजर एट्रीब्यूट, ठीक है। जो डोमेन लेवल कांस्टेंट की हेल्प से जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यूजर ने गलत एंटर की है, ठीक है। ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यूजर ने गलत एंटर की है, और ये जो है यहाँ पर अलाउ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू नहीं डाल सकता यूजर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट रेफर टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा विद इन अ रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में डाटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को जो है हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में जो है रेफर करते हैं, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल। नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है दो टेबल के बीच में स्पेसिफाई होती है। In referential integrity constant, if foreign key in table 1 refer to the primary key of table 2, then every value of the foreign key in the table 1 must be null or be available in table 2. Referential integrity constant में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने दो टेबल है हमारे पास, एक है टेबल 2 और एक टेबल 1, तो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन की क्या होती है, जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो दूसरे टेबल से हमने इंपोर्ट की होती है और वहां वो प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो टेबल 1 की जो फॉरेन की है उसको हमने रेफर किया कहां से? टेबल 2 की प्राइमरी की से, ठीक है। तो हर एक वैल्यू जो है फॉरेन की टेबल 1 में या तो वो नल होगी या फिर वही वैल्यू होगी जो टेबल 2 में डाली होगी, ठीक है। मतलब उससे बाहर की वैल्यू जो है आप वहां पर नहीं उठा सकते। लेट्स हैव एन एग्जांपल। यहाँ पर देखिए टेबल 1 है एंड टेबल 2 है, ठीक है। डी नंबर को हमने जो है यहाँ पर ये प्राइमरी की है टेबल 2 की, और इसको हमने इंपोर्ट करके फॉरेन की बना दी है टेबल 1 में, ठीक है। एज पर हम अवर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट की, तो हमारे पास जो है इस जो कॉलम है इसकी वैल्यू या तो नल होनी चाहिए या सेम टू सेम आपकी टेबल 2 की प्राइमरी की तरह होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन वैल्यू तो हमारी इसकी तरह ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है एक बीच की वैल्यू है जिसमें हमने 18 डाला है। इट इज नॉट अलाउड एज डी नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड इज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल 2 एंड इन टेबल 1, ठीक है। डी नंबर इज अ फॉरेन की डिफाइन। अब यहाँ पर हमने इसको फॉरेन की डिफाइन किया है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट हमने यूज किया है, तो 18 यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि 18 जो है आपका टेबल 2 की प्राइमरी की में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो ये थे हमारे पास टॉपिक्स जिसमें हमने स्टडी किया डाटा डिक्शनरी, और साथ में डाटा डिक्शनरी के एग्जांपल भी हमने स्टडी किए। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरडीबीएमएस भी हमने स्टडी किया। कांस्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट, और बेसिक जो आपके पास दो कांस्टेंट हैं दैट इज डोमेन लेवल कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये हमने स्टडी किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। For any query, you can comment, you can send me in my comment section in my channel, ठीक है? And till then, take care. Thank you very much. Bye.